हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटेक्टिक्स। आज हम सेल बायोलॉजी का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको देखकर फिर इस लेक्चर को देखना। पहले हम लास्ट लेक्चर की क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तुमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा और फिर मैं तुमको बता दूंगी कि आज की क्लास कैसे चलेगी। कल हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था व्हाट इज़ अ सेल। सेल क्या है? हमने देखा था सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम बोलते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या कोई चीज़ नॉन लिविंग है तो लिविंग चीज़ में सेल होना मस्ट है। अगर सेल नहीं रहेगा सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन लिविंग थिंग। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने सेल थ्योरी के बारे में बात की थी। पहले सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड स्वॉन ने, ठीक है। बट उनकी थ्योरी का एक डीमेरिट था कि हमको वो ये नहीं बता पाए कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने हम सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया और उन्होंने हमें ये बताया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, दैट इज़ ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ओवरव्यू ऑफ सेल देखा था। हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ही राइबोसोम्स मिलते हैं जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि दोनों में ही ये मिलता है हमको साइटोप्लाज्म जो कि सेमी फ्लूइड है और ये सेल मतलब सेल के अंदर पूरा भरा हुआ रहता है। यहाँ पे ही सारी सेलुलर केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, ठीक है। आज हम और डिटेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को समझेंगे। आज हम क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद हम राइबोसोम्स को पढ़ेंगे, फिर इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल देखेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसके बाद हम सेल वॉल को पढ़ के ये लेक्चर को एंड करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप तुमको समझ गया होगा कि आज की क्लास चलने कैसे वाली है। लेट्स बिगिन विथ प्रोकैरियोटिक सेल। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तब उसमें कौन कौन आता है? सबसे पहले तो उसमें बैक्टीरिया आता है, फिर ब्लू ग्रीन अल्गी आता है जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसके बाद आता है पीपीएलओ, दैट इज़ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत स्मॉल रहता है, इसकी साइज़ रहती है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर। और फिर इसमें आता है माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट रहती हैं, ये एक्सेप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसको याद रखना, ठीक है। फिर जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत स्मॉल है, उनकी साइज़ बहुत छोटी है, इसलिए वो बहुत फास्टली डिवाइड करते हैं। फिर ये वेरी करते हैं ग्रेटली इन साइजेस एंड शेप्स। इनमें 4 बेसिक हमको शेप्स देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट है वो है बैसिलस रॉड लाइक, वो कुछ ऐसे रहता है और इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, ठीक है। फिर हमको जो दूसरा शेप देखने को मिलता है दैट इज़ कोकस, जो कि है स्पेरिकल, ऐसा कुछ रहता है। डिप्लोकोकस भी रहते हैं कुछ बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी कॉज करता है, ठीक है। फिर है विब्रियो जो कि कॉमा शेप रहता है, ये तो तुमको पता ही होगा, ये कुछ ऐसे मिलता है हमको ऐसे, ठीक है। फिर है स्पिरिलम जो कि स्पाइरल शेप का रहता है या ट्विस्टेड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिक शेप्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो, तुम पहले प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर समझ लो, फिर इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देखेंगे तो तुम्हें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल में सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें जो अंदर पूरा सेमी फ्लूइड बना हुआ रहेगा इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की, ठीक है। फिर हम इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो इट इज़ बेसिकली नेक्स्ट, मतलब न्यूक्लियस अगर होगा भी तो इट विल नॉट बी कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है, मतलब जीनोमिक डीएनए के अलावा और स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है आउटसाइड, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है।
प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब मेन डीएनए को छोड़ के एक एक्स्ट्रा डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसको तुम अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में समझ पाओगे, ठीक है। और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बस हमको एक राइबोसोम मिलता है, ठीक है। फिर कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में ना कुछ समथिंग स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम्स क्या है? दिस आर एसेंशियली द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम मेसोसोम्स बोलते हैं। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोम्स करते हैं। इसके फंक्शंस के बारे में हम अभी देखते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सो आई होप तुमको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब पहले मैं तुमको एक बार प्रोकैरियोटिक सेल ड्रॉ करके दिखाती हूँ और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करके प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप देखते हैं, ठीक है। सो देखो, अगर तुम बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल का तो वो कुछ ऐसा रहता है। इसमें ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये सेल एनवेलप का पार्ट है, जिसको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। फिर उसके बाद तुम इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो ये है पिली। इसके बारे में भी हम देखेंगे, ये कॉन्जुगेशन के काम में आती है, ठीक है। दिस इज़ फ्लैजिला, ये लोकोमोशन के रोल में। ठीक है। फिर ये है न्यूक्लियोइड, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि जेनेटिक मटेरियल एनवेलप नहीं रहता, तो वो ऐसे लूजली बाउंड होता है। फिर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दिस इज प्लाज्मिड, ये है वो, दिस इज प्लाज्मिड, ठीक है। फिर ये हो गया राइबोसोम, जो कि हमको प्रोकैरियोटिक में 70S मिलता है, ठीक है। फिर ये सेमी फ्लूइड हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। और अब बाहर से देखो तुम, ये हो गई एक तो कैप्सूल। फिर कैप्सूल के अंदर हमको मिलती है सेल वॉल, ठीक है। फिर ये जिसकी मैंने तुमको बताया कि सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट फोल्ड हो जाती है, तो ये हो गए मेसोसोम्स, ठीक है। और ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, जिसमें ये है कैप्सूल, फिर ये है न्यूक्लियोइड, ये है प्लाज्मिड, राइबोसोम, सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लैजेला दैट हेल्प इन लोकोमोशन। ये स्ट्रक्चर्स हैं पिली, जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। फिर दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन, ये उसके इनफोल्डिंग्स मेसोसोम्स, जिनका फंक्शन हम अभी देखेंगे। और ये कैप्सूल, जो कि सेल एनवेलप का पार्ट है। सो आई होप तुमको यहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब सी, जब हम सेल एनवेलप की बात करते हैं ना, सो ये बहुत टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है, सॉरी, टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि है 3 लेयर्ड। इसमें सबसे पहले हमको मिलती है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर हमको मिलती है सेल वॉल, और इसके बाद हमको मिलती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 मिलके बनाती है सेल एनवेलप, ठीक है। अब जब हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं तो इसके भी 2 फॉर्म्स होते हैं। अगर ये थिक हो और टफ हो तब हम उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। दिस इज थिक एंड टफ, जो कि मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और अगर ये लूज शीट की तरह प्रेजेंट हो, सॉरी, लूज शीट की तरह प्रेजेंट हो, तब हम उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। अब ये तो हमने समझ लिया कि सेल एनवेलप है वो टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ठीक टफ रहा तो कैप्सूल, और अगर लूज शीट रहा तो स्लाइम लेयर। बट अब इसका फंक्शन क्या है? तो ये तीनों टुगेदर एज अ प्रोटेक्टिव
यूनिट काम करते हैं। ये सेल को मैकेनिकल डैमेज से बचाते हैं कि सेल कोलैप्स ना हो, ब्लास्ट ना हो, उससे ये तीनों चीज़ें सेल को बचाती हैं। ठीक है, अब इसी सेल एनवेलप के अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। पहले तो जो रहता है दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव और जो दूसरा रहता है दैट इज़ ग्राम नेगेटिव। सो लेट्स सी ये क्या होता है। सो देखो, जब हम ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, देखो जब हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमको तो इनका ग्राम प्रोसीजर करवाना पड़ता है, मतलब अल्कोहल वगैरह दूसरे पिगमेंट यूज़ करके करवाना पड़ता है, पर इतना डिटेल्ड हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही ऊपर से देख लेंगे कि होता क्या है। तो जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं ना, तो जब हम उसको ग्राम स्टेन की प्रोसीजर से थ्रू आउट उसको स्टेन करवाते हैं तो फिर भी वो अपना कलर रिटेन करता है, मतलब उसका कलर गायब नहीं हो जाता। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और अगर उसका स्टेन मिट जाए सो दैट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर अब प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल के बारे में क्या दिया हुआ है। तो सेल वॉल तो हमको पता है कि सेल को शेप देती है, उसको प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और बैक्टीरिया को बर्स्टिंग से भी प्रिवेंट करती है। ये सब काम होते हैं सेल वॉल के। ठीक है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हम प्रोकैरियोट्स की देखें या फिर यूकैरियोट्स की देखें, स्ट्रक्चरली वो सेम ही रहती है, वो सिलेक्टिवली परमेबल ही रहती हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। ठीक है, फिर अब हमने देखा था पिछले इसमें कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग, इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको कि हम बोलते हैं मेसोसोम। तो इसके क्या फंक्शन है पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है, सेल डिवीजन में भी इसका रोल है प्रोकैरियोटिक सेल में। फिर रेस्पिरेशन मैंने तुमको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शंस करती है। और फिफ्थ है सिक्रीशन। ठीक है, फिर अब वो ऐसे इंक्लूजन्स के फॉर्म में हो गई। सो हमको पता है अगर ऐसे कुछ भी हुआ तो इट हेल्प इन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंजाइमेटिक कंटेंट। ठीक है, अब कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे साइनोबैक्टीरिया में और भी मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस मिलते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म, जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। ये कंटेन करते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब प्रोकैरियोटिक सेल में दो ही चीज़ें बची है, पहला है राइबोसोम्स और दूसरा है इंक्लूजन बॉडीज। तो वो देख लेते हैं। ठीक है, जब हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करते हैं तो हम प्रोकैरियोट्स में हमको जो राइबोसोम्स मिलते हैं दैट आर स्मॉलर एंड दिस आर 70S। ये बने हुए रहते हैं दो सब यूनिट्स हैं, पहला जो है वो 50S और दूसरा जो है 30S। ठीक है, फिर राइबोसोम की हम जनरल साइज़ देखें सो दैट इज़ 15 to 20 नैनोमीटर। और ये किस लिए यूज़फुल है, सो दिस आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, फिर अब पॉलीसोम्स क्या होते हैं, जब बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएं सिंगल mRNA से और फॉर्म करें अ चेन तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, और ये राइबोसोम्स फिर mRNA को ट्रांसलेट करते हैं इनटू द प्रोटीन। ठीक है, फिर इंक्लूजन बॉडीज़ की बात की जाए तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है, ये रिजर्व मटेरियल है ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, फूड स्टोर या कुछ भी ऐसा जो बाद में प्रोकैरियोटिक सेल को काम में आए तो ये उसको रिजर्व कर लेते हैं। ये फ्रीली लाई करते हैं इन साइटोप्लाज्म, कोई भी मेम्ब्रेन से ये बाउंड नहीं होते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप तुमको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो अभी हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे। सो चलो यूकैरियोटिक सेल्स को स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है, सबसे पहले तो आता है प्रोटिस्ट। ये यूनिसेलुलर होता है, बाकी के सारे मल्टीसेलुलर है, प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंगाई। ठीक है, ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दोनों ही मिलते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलते हैं ना, इसके लिए ये सेल में हमको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखता है जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखता। फिर अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये सेल्स डिफरेंट रहते हैं, दिस आर नॉट आइडेंटिकल। जैसे अगर तुम प्लांट सेल को देखो और एनिमल सेल को देखो
तो प्लांट सेल में तुमको सेल वॉल मिलेगी, वेयर एज एनिमल सेल में वो अब्सेंट है। तुमको लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स मिलेंगे जो कि एनिमल सेल में अब्सेंट है। अगेन तुमको एनिमल सेल में सेंट्रीओल्स दिखेंगे जो कि प्लांट सेल में अब्सेंट है, और प्लास्टिड्स मिलेंगे प्लांट सेल में जो कि एनिमल सेल्स में अब्सेंट है। ठीक है, इसलिए दिस आर नॉट आइडेंटिकल, अलग अलग रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो जब तुम सेल मेम्ब्रेन की बात करोगे तो सेल मेम्ब्रेन का मॉडल आया था 1972 में, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर अगर तुम पूछो कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है या सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। ये सिलेक्टिवली परमेबल रहती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट के भी काम में आती है। फिर अगर हम लिपिड्स की बात करें कि सेल मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड्स मिलते हैं, तो इनमें मेजर फॉस्फोलिपिड्स मिलते हैं। इसका एग्जांपल बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ भी लिख लिया कि क्या पता दोनों चैप्टर को रिलेट करके पूछ लिया जाए, सो दैट आर लेसी थिन। ठीक है, फिर इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में हमको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल भी देखने को लिए मिलता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। ठीक है, सो हमने ये तो देख लिया कि सेल मेम्ब्रेन में हमको प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलते हैं, पर वो अरेंज कैसे रहते हैं पहले वो देख लेते हैं। सो सी, उनकी अरेंजमेंट रहती है एज अ लिपिड बायलेयर। ठीक है, जिसमें ये हेड रहते हैं और ये टेल रहती है। सो जो हेड है ना वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग और पोलर है, और जो टेल है दिस आर हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, इसलिए जो टेल्स हैं वो इनसाइड होती हैं और जो हेड्स हैं वो आउटसाइड होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो नॉन पोलर टेल्स हैं ये एक्वियस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहती हैं, इसलिए दैट आर प्रेजेंट इनसाइड। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेल मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट रहता है। मैं तुम्हारे साथ पीपीटी भी शेयर करूँगी, तो तुम उसमें इसके डायग्राम अच्छे से स्टडी कर लेना। फिर हम अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन्स में जो लिपिड और प्रोटीन का रेशो रहता है ना, ये हर सेल के लिए अलग अलग रहता है। अगर हम ह्यूमन एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की बात करें तो उसकी मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन रहता है और 40% लिपिड रहता है। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स रहते हैं ना वो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ अट्रैक्शन दो टाइप के रहते हैं, पेरिफेरल या फिर इंटीग्रल। जो पेरिफेरल प्रोटीन रहते हैं वो ऑन द सरफेस लाई करते हैं, मतलब बाहर की तरफ रहते हैं, और जो इंटीग्रल रहते हैं वो या तो पार्शियली या तो फिर टोटली बरीड रहते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सो अभी हम फंक्शंस देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सो देखो, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन रहता है ना, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप के होते हैं। जो पहला वाला रहता है दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो दूसरा वाला रहता है दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमको एटीपी की ज़रूरत नहीं रहती, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज्ड होता है, और इसका एक एग्जांपल भी है सोडियम पोटेशियम फॉर्म। ठीक है, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दैट इज़ हाई टू लो, बट ये होता है फ्रॉम लो टू हाई। ठीक है, फिर इसमें न्यूट्रल सॉल्यूट्स का डिफ्यूजन होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स का फैसिलेटेड डिफ्यूजन होता है, और वाटर भी डिफ्यूजन के थ्रू ही मूव करता है, बट डिफ्यूजन ऑफ वाटर को हम ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अब इसमें एक और है कि मेम्ब्रेन जो रहती है ना वो फ्लूइड नेचर की रहती है, और इसी वजह से ये भी हेल्प करती है कुछ फंक्शंस में, जैसे सेल ग्रोथ में हेल्प करती है, सेल डिवीज़न में हेल्प करती है, फिर दो सेल के बीच में जंक्शंस बनाने के लिए यानी इंटरसेलुलर जंक्शंस की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है फ्लूइड नेचर, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है और सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन के, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी एंड होता है। अब हम देखेंगे अबाउट सेल वॉल। ठीक है, तो हम यूकैरियोटिक सेल के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट रहता है इन प्लांट्स एंड फंगाई, एनिमल्स में तो एब्सेंट रहता है। ये सेल को शेप देता है और हेल्प करता है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। फिर हमको प्लांट्स और अलगी का सेल वॉल कंपोजिशन दिया हुआ है। प्लांट्स में इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, और अलगी में सेलुलोज तो रहता ही है, उसके साथ गैलेक्टन्स, मिनरल्स और मिनरल्स रहते हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। फिर एक और स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है दैट इज़ मिडल लैमेला। ये बना हुआ रहता है कैल्शियम पेक्टेट का, और ये दो नेबरिंग सेल को साथ में होल्ड करके रखता है। और इसके बाद दिया हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा जो कि कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म्स ऑफ टू। सो नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चन एंड एंड दिस लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल।
राइबोसोम, सेल वॉल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। फिर सेकंड क्वेश्चन है फॉर लोकोमोशन इन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, मतलब फॉर लोकोमोशन प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव पिली, फिम्बरी, फ्लैजिला एंड मेसोसोम। सो मैंने तुमको डायग्राम में बताया था कि लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला होता है, पिली हेल्प इन कॉन्जुगेशन एंड फिम्बरी हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया। फिर थर्ड क्वेश्चन है प्लाज्मिड्स इन प्रोकैरियोटिक सेल आर जेनोमिक डीएनए, गलत। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड कंटेन राइबोसोम्स। सो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वॉज गिवन इन ईयर 1972, 73, 1872 या 1974। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1972। फिर फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, इम्परमेबल, कम्प्लीटली परमेबल या नॉन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सिलेक्टिवली परमेबल। और अगर यहाँ पे सेमी परमेबल भी लिखा रहता ना तो ये करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप तुमको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। Thank you for watching this lecture. Comment your doubts and suggestions. Please like, share and subscribe and follow for more. Thank you.